राकेश नाम का एक मजदूर आदमी अपनी पत्नी सरला और 10 साल के बेटे रोशन के साथ रहता था। राकेश एक बहुत ईमानदार और सीधा साधा आदमी था। तुम तो जानते ही हो, बरसात शुरू हो गई है। पिछली बार बरसात के दिन कितने मुश्किल से कटे थे। घर की छत जगह जगह से टूटी हुई है। अगर तुम इस बार भी कोई इंतजाम नहीं किया तो पहले जैसा हाल हो जाएगा। बारिश का सारा पानी घर में आ जाएगा। तुम सही कह रही हो सरला। पिछली बारी के बरसात में बहुत परेशानी हुई थी। इस बार कैसे भी करके छत की मरम्मत जरूर करवानी होगी। सरला, मैं मालिक के पास जा रहा हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगा। अगर मालिक ने पैसे दे दिए तो मैं कल ही मरम्मत करवा दूंगा। इतना कहकर राकेश मालिक के पास चला गया। मालिक, तुम तो जानते ही हो, इस समय घर में एक भी पैसा नहीं है। बरसात शुरू हो गई है, घर की छत जगह जगह से टूट रही है और मैंने छत की मरम्मत नहीं करवाई तो बारिश का सारा पानी घर में आएगा। पिछली बरसात में तो मैंने अपना घर का सारा सामान पड़ोसी के घर में रख दिया था, लेकिन इस बार मना कर दिया है। अगर इस बार छत की मरम्मत नहीं करवाई तो बारिश का पानी से घर का सारा सामान खराब हो जाएगा। मालिक, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए, अगले महीने के तनख्वाह से काट लेना। राकेश, तुम्हें अच्छी तरह से पता है, मैंने तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। मैंने हर समय तुम्हारी मदद की है और तुम ये भी जानते हो कि हमारी फैक्ट्री दिन प्रतिदिन घाटे में जा रही है। इसी वजह से बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए मुझे ये फैक्ट्री बंद करनी होगी। तुम भी अपने लिए और कहीं काम तलाश कर लो। मालिक, ऐसे में मुझे काम कहाँ मिलेगा। मैं तो आपसे थोड़े बहुत पैसे उधार मांगने के लिए आया था, लेकिन आपने तो मेरा रोजगार ही छीन लिया। राकेश, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। जब धंधा ही चौपट हो गया तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूंगा। राकेश, मुझे भी तुम्हारी तरह अपने परिवार की चिंता है। मुझे भी कई सारा काम देखना होगा घर के गुजारे के लिए। बेचारा राकेश मायूस होकर अपने घर चला जाता है। सरला, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है। इस बरसात उनका भी हाल हमारी तरह है। मालिक ने फैक्ट्री बंद कर दी है, इसलिए मुझे भी फैक्ट्री से निकाल दिया गया है। इसलिए मुझे भी कोई दूसरा काम ढूंढना होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ जी। ऐसी बरसात में कहाँ काम मिलेगा। पहले तो छत की चिंता थी, लेकिन अब तो काम भी नहीं रहा। अब काम ही नहीं है तो छत की मरम्मत कैसे होगी। सरला, तुम परेशान मत हो, कल जाकर जरूर काम ढूंढ लूंगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम इस छत की भी मरम्मत करवा लेंगे। अगले ही दिन राकेश काम की तलाश में निकल जाता है। उसकी नज़र एक बनिए की गोदाम पर पड़ती है। उसने सोचा, यहाँ जाकर पूछना चाहिए, जरूर कोई काम मिल जाएगा। फिर राकेश गोदाम के मालिक के पास जाता है। सेठ जी, मैं काम की तलाश में आया हूँ। क्या आपके दुकान पर कोई काम मिल सकता है? हमारे गोदाम पर काम करने के लिए हमें मेहनती और भरोसेमंद लोगों की ज़रूरत है। तुम इस तरह से काम कर सकते हो? सेठ जी, मैंने खेतों में काम किया है और निर्माण कार्य में भी मेरे पास अच्छा अनुभव है। मैं किसी भी तरह के काम करने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके मुझे एक बार मौका दे दीजिए। आपको मेरा काम पसंद आएगा। मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ। मेहनत से तो हर कोई काम करता है। यहाँ खेती का काम नहीं होता, बल्कि गाड़ी से बोरे उतार कर गोदाम में रखने पड़ते हैं और फिर उस बोरे को उठाकर ग्राहक को देने पड़ते हैं। ठीक है सेठ जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बता दीजिए कब से काम में आना है। फिलहाल देखो, हमारे पास कोई जगह खाली नहीं है। हाँ, भविष्य में कोई जगह खाली होगी तो तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए खेद है, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता।
ये सुनकर राकेश मायूस हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद राकेश जगह जगह काम ढूंढता है। काम की तलाश में सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन राकेश को कहीं भी काम नहीं मिलता। इसलिए वह सोचता है। पूरा दिन हो गया, अभी तक कोई काम नहीं मिला। मैं सरला से कितने विश्वास से कहा आया था कि आज जरूर छत की मरम्मत का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन अब तो घर में कुछ भी राशन नहीं बचा है। नौकरी भी चली गई है। हे ईश्वर, मेरी मदद कर। सरला मेरी वजह से कितना कष्ट सह रही है। राकेश थक हार कर चाय की दुकान पर बैठ जाता है। तभी राकेश से एक आदमी कहता है। आज पेपर में आया है कि इस बार बहुत बारिश होगी। लगभग 1 महीने तक लगातार और बाढ़ होने का खतरा भी है। भाई, ये कैसी बात कर रहे हो? ईश्वर न करे ऐसा हो। अगर 1 महीने तक लगातार बारिश होगी तो किसान और गरीब लोग कैसे जिएंगे? बारिश की वजह से फसलें मर जाएगी, गरीब लोगों का कारोबार बंद हो जाएगा। अरे भाई, पेपर में लिखा हुआ है, मैं तो बस वही बता रहा हूँ। अरे, पेपर वाले तो कुछ भी छाप देते हैं जिससे उसका अखबार ज़्यादा बिके। मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पिछले बार अखबार में छापा था कि इस बार बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। पिछली बार कितनी बारिश हुई थी। अरे, मेरी दुकान भी पूरी तरह से डूब गई थी। दुकान में बारिश घुस गया था। पेपर में छपी बातों पर विश्वास मत किया करो। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। हमें पेपर में छपी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन हमें होशियार रहना चाहिए कि कोई भी समस्या आए तो हम तैयार रहें। राकेश को ये दोनों आदमी की बातें अजीब लगती है, इसीलिए वो वहाँ से उठकर अपने घर जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है। सरला, मैंने हर जगह काम तलाश किया, लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है और सुबह से रोशन की भी तबीयत बहुत खराब है। उसका सारा शरीर बुखार से गर्म हो रहा है। उसके लिए दवाई ले आओ। लेकिन सरला, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। फिर मैं अपने बेटे के लिए दवाई कहाँ से लाऊंगा? कुछ ही देर में रोशन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अगर रोशन को इलाज नहीं मिला तो उसका तबीयत और भी बिगड़ सकता है। ऐसे में आपको जल्दी कुछ करना होगा। मैं जानता हूँ सरला, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। ऐसे में मैं रोशन के लिए कहाँ से दवाई लाऊं? तुम एक काम करो, हम राजू के यहाँ चलते हैं। वो मेरी मदद जरूर करेगा। दोनों राजू की घर की ओर चल पड़ते हैं। राकेश जोर जोर से राजू के घर को खटखटाने लगता है। जैसे ही राजू घर के बाहर आता है, राकेश राजू से कहता है। राजू भाई, मेरा बेटा रोशन बहुत बीमार है। अगर उसे कोई जल्दी से इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत बहुत बिगड़ सकती है। मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राकेश, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ भाई, लेकिन देखो, मेरी घर की भी हालत ठीक नहीं है और घर के बहुत खर्चे हैं और कमाई भी उतनी नहीं है। घर का खर्चा चल जाए। देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। राकेश, मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी परेशानी में मदद नहीं कर पाया, लेकिन भाई मैं भी मजबूर हूँ। राजू भाई, ये केवल पैसों की बात नहीं है, ये मेरे बेटे का जीवन का सवाल है। क्या तुम मेरी इस गंभीर परिस्थिति में मदद नहीं कर सकते? क्या मेरे बेटे की ज़िंदगी तुम्हारे दया और सहायता की लायक नहीं है? राकेश, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे खुद के हालात सही नहीं हैं।
मुझे पूरी उम्मीद है कोई न कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर राजू घर के अंदर चला जाता है। राजू की पत्नी कहती है, कौन था दरवाजे पर इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था? मेरा दोस्त राकेश था। उसका बेटा रोशन बहुत ज़्यादा बीमार है। उसके इलाज के लिए उधार पैसे मांगने आया था। मैंने साफ मना कर दिया पैसा देने के लिए। लेकिन राकेश बहुत अच्छा दोस्त है तुम्हारा। उसने तुम्हारे मुश्किल वक्त में बहुत बार मदद की है। फिर तुमने उसे पैसे देने से क्यों मना कर दिया? अरे ओ भाई, मैं कोई दानवीर नहीं हूँ जो हर किसी का मदद करता फिरूँ। और रही बात दोस्ती की, तो दोस्ती मैं केवल तब तक करता हूँ जब तक मुझे सामने वाले से फ़ायदा होता है। उसे पैसे उधार दे भी दिए तो वो लौटाएगा कैसे? अब तो उसकी नौकरी भी चली गई है। मुझे लगता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ईश्वर ना करे उसके बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? अगर उसे कुछ हो गया तो वो जाने और उसकी पत्नी जाने, और मेरे अलावा और भी तो बहुत लोग हैं। कोई न कोई उसकी मदद कर ही देगा। ईश्वर का डर कीजिए। किसी पे भी मुसीबत आते देर नहीं लगती है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ये घमंड तुम्हें ले डूबे। ये सब फालतू की बातें हैं। तुम इन बातों पर ध्यान मत दिया करो। वैसे भी ये मेरी कोई घमंड वाली बात नहीं है। अरे भाई, मेरा पैसा है, मैं किसी को दूं या ना दूं मेरी मर्जी। उधर राकेश परेशान बेबस था। उसने सभी जानने वाले से पैसे मांगा, लेकिन किसी ने भी उसे पैसा उधार नहीं दिया। लोगों ने अलग अलग बहाने बनाकर उसकी मदद करने से मना कर दिया। कुछ ने कहा वो खुद परेशान है और कुछ ने कहा हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। उसकी स्थिति ऐसे हो गई कि वो सोचने लगा, क्या वास्तव में उसके लिए कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके? तभी रोशन अपनी माँ से कहता है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा शरीर पूरा कांप रहा है। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? बच्चा बहुत गंभीर है। हालात गंभीर है तो मैं क्या करूं? हाँ, इसे भी तो पता चले कि गरीब बाप के घर पैदा होने से क्या होता है। मैं थक चुका हूं लोगों से पैसे उधार मांग मांग कर। कोई पैसे उधार देने को तैयार ही नहीं है। जबरदस्ती छीन के तो नहीं ला सकता मैं। ऐसा मत कहिए। तुम एक बार मुखिया जी के पास जाओ, वो हमारी मदद जरूर करेगा। मुखिया जी से कहना हमारा बच्चा बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है। राकेश मुखिया जी के घर पहुंच जाता है और राकेश मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसे इलाज की सख्त ज़रूरत है। लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करा सकूं। मैंने अपने यार दोस्त रिश्तेदार सबसे पैसे मांगे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। राकेश, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बुरे वक्त में कोई किसी का मदद नहीं करता। यार दोस्त रिश्तेदार केवल उसी वक्त साथ रहते हैं जब तक तुम्हारे पास पैसा हो। गरीबी में सब मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन राकेश, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम तो जानते ही हो, इस बार की योजना में अभी तक सरकार ने एक भी रुपया नहीं दिया है। गांव में जो भी छोटा मोटा काम हो रहा है वो सब मैं अपनी जेब से करवा रहा हूँ। मेरे ऊपर दुनिया भर का कर्ज हो रहा है और गांव वाले ने एक धंधा और बना लिया है। जो भी है मुंह उठाकर पैसा मांगने चला आता है, जैसे कि उसके बाप दादा रख कर गए हो। माफ़ करना राकेश, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ। गांव में और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं उनका नाम तुम्हें नहीं बता सकता। कोई बात नहीं मुखिया जी, जब अपनों ने ही मदद नहीं की तो तुम कैसे कर सकते हो। अब तो ईश्वर की जो मर्जी है वही होगा। इतना कहकर राकेश अपने घर की ओर निकल पड़ता है और सोचने लगता है, आज लोगों ने साबित कर ही दिया, कोई भी किसी का अपना नहीं होता।
बुरे वक्त में कोई भी किसी का साथ नहीं देता। राकेश ये सोच ही रहा था कि उसे बहुत तेज चक्कर आ गए और वो जमीन पर गिर पड़ा और फिर बेहोश हो गया। उधर से एक भला आदमी आ रहा होता है। उसने राकेश को बेहोश देखा तो उसे राकेश पर दया आ गई। अरे ये तो बेहोश हो गया है, इसकी हालत तो बहुत गंभीर दिख रही है। मुझे इसे यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, ये बेसहारा कमजोर है। भला आदमी राकेश को अपने घर लेकर आता है और राकेश की खूब सेवा करता है। कुछ ही देर में राकेश को होश आ जाता है। ये मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने घर जा रहा था, फिर यहाँ कैसे आया? मुझे जल्दी से अपने घर जाना है। अरे भाई, तुम रास्ते पे बेहोश पड़े थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। तुम्हारा अभी घर जाना ठीक नहीं होगा। पहले तुम्हें आराम करने की जरूरत है, उसके बाद तुम अपने घर चले जाना। आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी आपने मेरी मदद की और मुझे अपने घर ले आया, मेरे इतने अच्छे से ख्याल रखा। देखो भाई, जीवन में केवल खुद की मदद करना ही काफी नहीं होता, बल्कि हम सब एक दूसरे की मदद करने के लिए हैं। जब कोई इंसान परेशान हो तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें। हो सकता है कि तुमने अब तक लोगों के बुरे पहलू को ही देखा होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि अच्छाई भी इसी दुनिया का एक हिस्सा है। सच में क्या आपको नहीं लगता लोग अपने फायदे के लिए जीते हैं, किसी और की परवाह नहीं करते, चाहे दूसरा जिए या चाहे मरे? हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के अंदर अच्छाइयाँ भी होती है। और तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है। मेरा बेटा बहुत बीमार है और मेरे पास पैसा भी नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैंने सभी से अपने बेटे के लिए पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं आखिरी उम्मीद लेकर मुखिया जी के पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। मैं इसी सोच में डूबा हुआ था। अचानक से मुझे चक्कर आ गया, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। अब आंखें खुली है तो आप मेरे पास हो। तुम तो बड़ी मुसीबत में हो। अब तक तो तुम्हारे बेटे की हालत बहुत खराब हो गई होगी। एक काम करो, तुम जल्दी से अपने घर जाओ और अपने बेटे का इलाज करवाओ। वो भला आदमी राकेश को बहुत सारे पैसा देता है। इन पैसों से तुम अपने बेटे का इलाज करवाना और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेना। जब कभी तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे लौटा देना। पर भाई, मैं आपको तो जानता भी नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। मैं देवी देवताओं का नाम तो सुना जरूर हूँ, लेकिन कभी देखा नहीं था, और आज मैं देख लिया। आपने एक अनजान आदमी की इतनी मदद की, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अरे भाई, ऐसा भी क्या कर दिया? ये कोई बड़ा काम नहीं है। तुम जल्दी से जाओ और अपने बेटे का इलाज करवाओ। राकेश जल्दी से अपने घर जाता है और अपने बेटे का इलाज करवाता है और कुछ ही दिनों में राकेश का बेटा ठीक हो जाता है। एक दिन सरला राकेश से कहती है, तुमने बताया नहीं, पैसा कहाँ से लाए थे? सरला, ये पैसे मुझे एक आदमी ने दिए थे। मैं तो उसे जानता भी नहीं। वो आदमी कौन था? मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं था। मैंने उनसे उसका नाम पूछा, लेकिन उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। उसने मुझसे कहा था कि कुछ पैसों से अपने बेटे का इलाज करवा लेना और बचे हुए पैसों से कुछ कारोबार कर लेना। आप सही कहते हो, वो आदमी हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। सरला, अभी मेरे पास बहुत पैसे बचे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों से कोई काम शुरू कर लेता हूँ, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या काम शुरू करूँ।
मैं तो कहती हूँ एक दुकान खोल लेते हैं जिसमें हम समोसा बेचा करेंगे। तुम सही कहती हो सरला, समोसे हर आदमी को पसंद होते हैं। मैं अभी बाजार जाके सामान ले आता हूँ। कल से ही हम समोसे बनाना शुरू कर देंगे। राकेश बाजार जाकर सामान ले आता है और फिर अगले ही दिन समोसे बनाकर बेचना शुरू कर देता है। अरे भाई राकेश, समोसा बेचना शुरू कर दिया? चलो एक समोसा तो खिलाओ, देखो कितना अच्छा समोसा बना है। अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम मेरे पहले ग्राहक हो। ये लो एक समोसा खाकर तो देखो कैसा बना है, फिर बताना मुझे। जैसे ही वो आदमी समोसा खाता ही रह जाता है। उसे समोसा बहुत ही अच्छा लगता है और वो 4 समोसे खा जाता है। अरे भाई जी, ये क्या मिला दिया है समोसे में? पेट तो भर गया लेकिन मन भर ही नहीं रहा है। ऐसा मन करता है कि 2-3 समोसे और खा लूं, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, नहीं तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। कुछ ही दिनों में राकेश का समोसा फेमस हो जाता है। दूर दूर से लोग उसके समोसा खाने आने लगते हैं और ये बात गांव के सरपंच तक पहुंच जाती है। वो तुरंत राकेश की दुकान पर चला जाता है। वाह राकेश, बहुत बड़ी दुकान खोल ली। अभी तो कुछ दिन पहले लोगों से पैसे मांगते फिर रहे थे, एकदम से इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास जो इतनी बड़ी दुकान खोल ली? मुखिया जी, ये सब ईश्वर की देन है। उसके घर में देर है अंधेर नहीं, वह हर किसी का ख्याल रखता है। अरे बात तो बहुत ज्ञान का कर रहा है। तेरे समोसे का नाम बहुत सुना है, जरा एक दो समोसा तो खिला। हाँ हाँ, क्यों नहीं मुखिया जी। सरला, मुखिया जी को जरा समोसे तो दो। जैसे ही मुखिया सरला के हाथों का समोसा खाता है, वो तो सरला का तारीफ करने लगता है। अरे बहुत लजीज समोसा है यार राकेश, तेरी पत्नी के हाथों में जादू है, जादू मानना पड़ेगा। मैंने ऐसा समोसा कभी नहीं खाया। अरे भाई, तुम्हारे समोसे के कितने पैसे हुए? अरे मुखिया जी, ये कैसी बात कर रहे हो? हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? क्यों भाई, तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले सकते? ये तुम्हारा काम धंधा है, ये सब में यारी दोस्ती नहीं होती। अगर गधा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? लेकिन मुझे एक बात का बहुत अफसोस है कि उस दिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। उस दिन के लिए मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। मुखिया राकेश को पैसा देकर चला जाता है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और राकेश अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास जमा पूंजी भी अच्छी हो गई है और हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। ईश्वर की दुआ से सब बढ़िया है। मैं सोच रहा था कि क्यों न मैं उस भला आदमी के उधार पैसे उसे दे आऊं। आप सही सोच रहे हो। उस भले आदमी ने इतनी कठिन समय में हमारी मदद की थी। उसी की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आप जाओ और उस भले आदमी के पैसे दे आओ। अब वो उसके घर पहुँचता है तो उसे वो भला आदमी नहीं मिलता है, उसे एक दूसरा आदमी मिलता है। राकेश उससे कहता है, अरे अरे ओ भाई, यहाँ पर पहले एक आदमी रहता था, मुझे उसी से मिलना है। कौन आदमी? नाम क्या है उसका? उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वह बहुत दयालु था। अरे भाई, यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं रहता है। पिछले 20 सालों से मैं ही इस घर में रह रहा हूँ। अरे मुझे पूरा याद है, वो आदमी मुझे इसी घर में लेकर आया था। मैं इस घर में लगभग 3 घंटे तक रुका था। क्यों फिजूल की बातों से मेरा समय खराब कर रहा है? कितनी बार बताऊं, यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं रहता। अब तुम यहाँ से जाओ और मुझे अपना काम करने दो। राकेश अपनी घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी से कहता है, सरला, आज मुझे अजीब परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उस घर में जहाँ वो भला आदमी लेकर गया था, वो वहाँ मुझे नहीं मिला, बल्कि मुझे एक अलग आदमी मिला। उसने कहा कि वो 20 सालों से
उस घर में रह रहा है, उसके अलावा और कोई वहाँ नहीं रहता। क्या तुम पूरी यकीन से कह सकते हो वो भला आदमी तुम्हें उसी घर में लेकर गया था? अरे हाँ हाँ, मुझे पूरी तरह से यकीन है। उस घर की पहचान मेरे दिमाग में गहरी बैठी हुई है। वो आदमी मुझे उसी घर में ले गया था और मैं वहाँ पर करीब 3 घंटे तक रुका था। लेकिन आज मैं उस घर में जाकर देखा तो मुझे अलग ही व्यक्ति मिला। उसने बहुत जोर देकर कहा कि वो 20 सालों से वहीं रह रहा है, उसके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं रहता। मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमारी मदद रहस्यमय तरीके से की है। तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई की वजह से वो मदद मिली थी। उसके बाद राकेश जरूरतमंदों की खूब मदद करने लगता है। कुछ ही दिनों में वो एक बड़ा सा घर बना लेता है और फिर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।